प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम आपकी 16.3 को लगभग फिनिश कर देंगे। यदि आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे और वहाँ कुछ होमवर्क के लिए आपको दिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 थे आपके बुक के, मैंने कहा था आप उनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करोगे घर पे, क्योंकि बच्चों जब तक खुद कंडीशन बनाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई ना कोई डाउट आता रहेगा। मैंने आपको यही कहा है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलो, भाई वो क्या आपको कहना चाह रहे हैं, भाई वो जैसे जैसे कह रहा है उसकी बात मानो एक बार और उसके अकॉर्डिंग चलो। पूरा जो जो वो डाटा दिया गया आप उन डाटा को लिख लीजिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व कीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों जो इसके 3 क्वेश्चन और बच गए उनको आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ आज बच्चों, थोड़ी हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कि माना कोई लड़की एक पासा उछालती है, यानी एक गर्ल थ्रो ए डाइस, यानी कोई भी आपके गर्ल है बच्चों वो थ्रो को भाई डाइस को थ्रो करती है यानी पासे को उछालती है। इफ़ सी गेट 5 एंड और 6, ये कह रहे हैं कि यदि उसे 5 या 6 का अंक प्राप्त होता है, यानी जब उसने डाइस को थ्रो किया तो मान लो भाई उसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी डिजिट आ सकती है। तब ये कह रहे हैं इफ़ सी गेट 5 और 6 देन सी थ्रो कॉइन 3 टाइम, यानी वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, और चित्त की संख्या नोट करती है। बात समझ आई? यानी उसने क्या किया, सबसे पहले एक डाइस को लिया, जब उसे 5 या 6 5 और 6 में से कोई भी एक डिजिट मिली तब उसने क्या किया, कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, 3 बार उछाला। 3 बार कॉइन को बच्चों थ्रो करने पर आप सभी जानते हो कंडीशन, एक बार लिख देते हैं। टोटल ये केस मैं 3 टाइम उछालोगे, 3 बार उछालोगे तो ये केस होगा ना। नोट किया किसको, चित्त की संख्या को। तो क्या है चित्त की संख्या, इसके अंदर 3 ऐड है, इसके अंदर 0 2 2 2 1 1 1, मैंने एक बार नोट कर लिया अपने हिसाब से। इफ सी गेट 1 2 3 और 4, मान लो यदि जब उसने पासे को थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया, जब उसको 1 2 3 या 4 में से कोई नंबर मिल जाता है तब वो क्या करती है, तब वह सिक्के को एक बार उछालती है, यानी सी थ्रो कॉइन ओनली वंस, यानी केवल एक बार। तो जब उसको एक बार उछालेगी तो 2 ही पॉसिबिलिटीज होगी, या हेड आएगा या टेल आएगा। बताइए बच्चों इतनी बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, आराम से सोच के जवाब दो मुझे, ठीक है। मैं जो कोई बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनिए, दिमाग में बैठाइए। क्या किया, कोई अब गर्ल है बच्चों वो एक प्रैक्टिकल कर रही है, क्या किया उसने सबसे पहले डाइस को थ्रो किया, ठीक है। जब डाइस को थ्रो किया, जब मान लीजिए उसके ऊपर या तो 5 आ गया या क्या आ गया 6, यानी 5 आ जाता है या 6 आ जाता है, तब उसने क्या किया, कॉइन को यानी सिक्के को उछाला कितनी बार, 3 बार। तो आप सभी जानते हो जो 3 बार उछालने के टोटल ये केस होते हैं। और उसने नंबर ऑफ हेड को नोट किया, यानी उसके अंदर चित्त की संख्या कितनी है उसके अंदर नोट की। तो इसमें 3 चित्त हैं, इसमें 0, इसमें 2 2 2 1 1 1, ठीक है। आगे उसने क्या प्रैक्टिकल किया कि उसने यदि मान लो 5 6 में से कोई ना निकल जाए, 1 2 3 4 में से कोई भी एक अंक आ गया, कुछ भी, तो उसने सिक्के को तो उछाला लेकिन कितनी बार, केवल एक बार। एक बार उछालती है तो या तो बच्चों हेड या टेल। आगे क्या दिया गया, और यह नोट करती है उसे चित्त, यदि उसे तथ्यतः एक चित्त प्राप्त हो सॉरी, कि यदि मान लो उसको ओनली एक ही, केवल एक ही हेड मिली, यानी इस केस में तो ये केस या ये फिक्स हो गया। तो बच्चों जो ओनली 1 हेड है यानी केवल एक चित्त, वो डिपेंड किस पे करेगा, पहले इन दोनों पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो इस इवेंट को मैंने माना E1, इस इवेंट को E2, ये E अपॉन E1 वाला केस हो जाएगा और ये हो जाएगा E अपॉन E2 वाला केस। बस समझ आ गई? तो लिखते हैं PE1 2/6 यानी 1/3, PE2 4/6 यानी 2/3, PE अपॉन E1
इसके अंदर जो वन हेड है यानी एक एक चित्त है वो 3 केस में है। टोटल केस कितने हैं? 8, 3/8 और PE/E2 यानी एक केस है तो 1/2 यानी 1/2। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 होने की क्या प्रायिकता है? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी तब उसे यदि ओनली वन हेड मिला, केवल एक चित्त मिला, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि इस केस में आया है, यानी E2 के ऊपर जोर डाल दिया। तो रूल फॉर्मूला क्या होता है? PE2/E, PE2, PE/E2, PE1, PE/E1 प्लस PE2, PE/E2। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन को कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कंडीशन तैयार मिल जाए। ओके, ले लिया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट। अब आपका काम क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, सोल्व करो। बात समझ आ गई? हाँ, एक बार क्वेश्चन को रिपीट जरूर करूँगा, दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन था कि एक कोई लड़की है, उसने क्या किया, डाइस को थ्रो किया। यदि उसे ये मिला 5 या 6 में से कोई अंक, उसने फिर कॉइन को 3 बार टॉस किया। ये आपके सामने कॉइन है, 3 बार टॉस कर दिया। ठीक है, और चित्त की संख्या यानी हेड कितनी बार है वो नोट किया। इसमें 3 बार 0, 2, 2, 1, 1, 1। यदि उसे मान लो 1, 2, 3 या 4 मिला है तो उसने एक सिक्के को थ्रो किया, लेकिन एक बार कॉइन को थ्रो किया ओनली 1 टाइम। ठीक है, तो हेड केवल एक बार ही मिला। तो यदि E1 ये है तो हेड, वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/3। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3/8 होगी। E2 अगर मान लो 2/3 है, 4/6, तो वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना था, सॉरी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सारी हमने लिख दी। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चले E1 E2? तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात बार बार बोल रहा हूँ, PE1 प्लस PE2 ऑलवेज इक्वल टू 1। PE1 प्लस PE2 ऑलवेज इक्वल टू 1। इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, यानी योग 1 होना चाहिए। इन दोनों का नहीं होगा। आपको ये पूछा है इस केस में वन हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी जब 1, 2, 3, 4 मिला तब एक चित्त की क्या प्रायिकता है? तो E2/E। अब आप फॉर्मूला जानते हो, वैल्यू सारी आपके पास है, तो आपका काम क्या है? वैल्यू को रखो, सोल्व करो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। लैंग्वेज को बच्चों ध्यान से सुनना है। लैंग्वेज है कि 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। यानी आपके पास जो टोटल 52 कार्ड है उनमें से एक कार्ड जो है वो क्या हो गया, आपसे खो गया, यानी यू लॉस्ट 1 कार्ड। ओके, यानी टोटल कार्ड कितना है? 52 होते हैं, इनमें से 1 कार्ड इज लॉस्ट। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि जो पत्ते बच गए उनमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यानी जो अब 52 कार्ड हैं उनमें से कितने कार्ड आप चूज कर रहे हो? 2 कार्ड को आप रेंडमली चूज कर रहे हो, यानी 2 पत्ते निकाल रहे हो। ठीक है, जो इंट के हैं ये दोनों के दोनों कार्ड किसके होने चाहिए? इंट के, डायमंड के। ठीक है, तो जो खो गया पत्ता है उसके इंट के होने की क्या प्रायिकता है? यानी ये जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो डायमंड का ही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो बतानी है। यानी ये दोनों फिक्स हो गया, तो जो फिक्स हो वो ई है। हाँ, लेकिन जो फिक्स नहीं है वो होते E1 E2। पहले बताओ बच्चों, बात समझ आ गई? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन था कि टोटल जो 52 यानी 52 कार्ड है उनमें से कोई एक कार्ड आपसे खो गया।
ठीक है। उसके बाद जितने भी कार्ड आपके पास बच गए उनमें से आप कोई 2 कार्ड को निकाल रहे हो और वो दोनों के दोनों ईंट यानी डायमंड के हैं। तो जो लॉस्ट हुआ है, खोया है, वो ईंट का है यानी डायमंड का है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 केस। E1 मान लिया मैंने डायमंड यानी ईंट का है, ठीक है, और E2 मान लिया अदर है, कोई भी दूसरा कार्ड हो सकता है, ठीक है। ईंट के टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13। तो PE1 हो जाएगा बच्चों 13/52 यानी 1/4। PE2 हो जाएगा 39/52 यानी 3/4। अब आप रैंडमली जो बची हुई 52 हैं उनमें से 2 कार्ड निकाल रहे हो और दोनों के दोनों डायमंड के, ठीक है। तो PE/E1 क्या होगा? मान लो बच्चों जो कार्ड आपसे गायब हो गया, खो गया, जो भी केस है, वो ईंट का था, तो टोटल कार्ड तो 51 बच गए, लेकिन ईंट के कितने बच गए? ईंट के तो 12 ही बचे, 12 है ना आपके पास। अब बात समझ आई भाई? मान लो जो टोटल 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड आपके पास, उनमें से एक कार्ड खो गया और जो वो खोया वो ईंट का ही था। तो अब आपके पास क्या पोजीशन है? अब आपके पास टोटल कार्ड तो 51 है, लेकिन डायमंड यानी ईंट के अब कितने हैं? 12। तो रेगुलरली 2 कार्ड निकालने की कंडीशन होगी ये केस आपका पड़ा हुआ है, पहले की और दूसरे की। अब मान लो बच्चों कि जब आपने कार्ड निकाला, खोया वो ईंट का नहीं है, अदर है, तो टोटल तो 51 है, लेकिन ईंट के अब कितने हैं? ईंट के तो 13 ही रहे ना, कि पहले जो खोया वो ईंट का खो गया, तो ईंट का कम होगा साथ में। लेकिन अगर ईंट का खोया ही नहीं है तो टोटल कार्ड 51 हो गए, लेकिन जो डायमंड है वो तो 13 के 13 ही रहे ना। तो अब ये जो 2 कार्ड निकालोगी वो केस आ जाएगा 13/51 × 12/50, ठीक है। तो ये पूछ रहे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड लॉस खोया आपसे इसी का है। इसका मतलब आपको चाहिए PE1/E, फॉर्मूला PE1 PE/E1, नीचे PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों एक बार में। ये है 1/4 × 12 × 11/51 × 50, 1/4 × 12 × 11/51 × 50 प्लस 3/4 13 × 12/51 × 50। सबका बेस सेम है, कैंसिल कर दो। 12 × 11/12 × 11 प्लस 3 × 13 × 11 12 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, तो 11/11 प्लस ये हो जाएगा इनका सम 39, तो ये हो जाएगा बच्चों 11/50। ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए। कंप्लीट क्वेश्चन आपके आ गया बच्चों। हाँ, इसकी अगर जो कंडीशन है वो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। कंडीशन थी टोटल इतने कार्ड हैं, एक कार्ड आपसे खो गया। कंडीशन है कि वो हो सकता है वो डायमंड का हो सकता है वो नहीं हो। यदि डायमंड का है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 यानी 1/4, नहीं है तो 39/52 यानी 3/4। अब ये कह रहा है कि अब आप उसमें से जो बचे हुए 51 कार्ड है उनमें से आप 2 कार्ड को रेंडमली चूज करना है। यदि इस कंडीशन में चूज करोगे तो टोटल 51 है और डायमंड की 12 है, तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी ये होगी। यहाँ चूज करोगे टोटल 51, डायमंड 13 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी आएगी। अब ये पूछ रहे हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो लॉस्ट हुआ था, जो खोया था, वो डायमंड का ही है। तो PE1/E फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू आपके पास है, रखो और सोल्व करो। बाकी मैंने सोल्व कर दिया इस क्वेश्चन को, तो देख लीजिए। तो एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आपके पास कंडीशन लिखी हुई तैयार रहे। स्क्रीन वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो ताकि आप इन कंडीशंस को नोट कर सको।
ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और रह गया, वो और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से समझना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके जो केस है वो ध्यान से समझने हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद है। आपके पास कोई बैग है जिसके अंदर 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल है। ठीक है, आपके पास कोई बैग है बच्चों जिसके अंदर आपके पास क्या है, 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एक एक करके बिना प्रतिस्थापन यानी 1 by 1 विदाउट सब्सटीट्यूशन आप 2 गेंदों को यादृच्छिक चयन किया गया है। यानी आप क्या करते हो, इसमें से 1 by 1 विदाउट सब्सटीट्यूशन आप कितनी बॉल निकाल रहे हो, 2। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई। आपके पास जो बैग है उसके अंदर 3 रेड 7 ब्लैक बॉल है और टोटल कितनी हो गई, 10। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 10। आप क्या कर रहे हो, इनमें से कोई भी 2 बॉल निकाल रहे हो, वो भी 1 by 1 विदाउट सब्सटीट्यूशन, यानी जो निकाल ली वो वापस नहीं रख रहे हो, तो यानी वो नंबर कम होते जाएंगे ना कि केस। ठीक है, ये कह रहा है कि जो द्वितीय चयनित गेंद लाल है, यानी जो सेकंड बॉल है वो फिक्स है, रेड है, सेकंड बॉल रेड है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड। यानी जो यदि सेकंड बॉल जो आप निकाल रहे हो वो रेड है तो फर्स्ट बॉल भी रेड थी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई देखो, जो फिक्स है उसके ऊपर तो हम कंडीशन नहीं अप्लाई करते, लेकिन जो फिक्स नहीं है उसके ऊपर तो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हो सकता है वो रेड हो और हो सकता है वो नहीं हो। तो E1 मैंने मान लिया फर्स्ट बॉल इज रेड, E2 मैंने मान लिया फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 3/10, PE2 7/10। इस केस में आओ बच्चों, इस केस को स्टडी करते हैं। मान लो जो आपने ये जो केस था, 3 लाल थी अगर 7 काली थी, उनमें से एक लाल बॉल को आपने बाहर निकाल दिया, तो अब क्या केस बच गया, 2 रेड एंड 7 ब्लैक, ये केस बचा या नहीं बचा। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/9 नहीं होगी क्या, बात समझ आई या नहीं आई। क्यों कम हुआ, क्योंकि ये कह रहा है विदाउट सब्सटीट्यूशन, यानी जिसे आपने बाहर निकाल लिया उसको आपको वापस नहीं रखना, उसको वो बाहर ही रखो। ठीक है, तो मान लो जो मैंने उसमें से अगर एक रेड बॉल को बाहर निकाल लिया, अब बैग के अंदर क्या क्या मौजूद है, अगर बैग के अंदर अब 2 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल हैं, बैग के अंदर अभी तो ये केस है ना, अब बैग के अंदर 2 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल है, तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/9। क्लियर होगी बात। लेकिन बच्चों अब मान लो यदि जो मैंने फर्स्ट बॉल निकाली वो रेड ना होकर ब्लैक थी, यदि वो रेड ना होकर ब्लैक थी तो केस क्या बनेगा। तो अब जो बैग है वो इस केस कंडीशन पे है कि 3 रेड, लेकिन ब्लैक इस बार एक कम हो जाएगी, 6 ब्लैक। बात समझ आ गई, क्योंकि मैंने कौन सी बॉल निकाली है, ब्लैक बाहर, तो ये तो 3 की 3 रहनी है, लेकिन ये 7 से एक बार आ गई, वापस लिखा नहीं, तो कितनी बच गई, 6। तो अब बच्चों जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 3/9, क्योंकि टोटल 9 है, अब रेड 3 है, वहाँ पे टोटल 9 है, वहाँ पे रेड कितनी है, 2 है। ठीक है, तो बच्चों जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल इज रेड, यानी पहली बॉल भी रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड बॉल तो बच्चों फिक्स है रेड है, लेकिन फर्स्ट बॉल भी रेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो PE1/E, फॉर्मूला क्या होगा, PE1 PE/E1 नीचे आएगा PE1 PE/E1 प्लस PE2 E/E2।
तो रूल के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। पी E1 है 3/10, E/E1 2/9, 3/10 इंटू 2/9 प्लस 7/10 इंटू 3/9, सबका बेस सेम है, कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 21 तो ये आ गया 6/27, 3 से कैंसिल करूँगा 2/9। तो जो फर्स्ट बॉल भी बच्चों रेड है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/9। एक बार बच्चों मैं हट रहा हूँ, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारी कंडीशन दिमाग में बैठाओ, समझ में आई या नहीं है स्क्रीनशॉट और ले लीजिए ताकि आपके पास जो सारी बातें वो नोटेड हो। ओके, ये बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, मैं वीडियो को पहुँच गई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लियर ना। तो बच्चों देखो जो 16.3 चैप्टर था वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको सबसे भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये लगती है कि भी टफ है। यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं थोड़ा डगमगाता है, यानी कोई भी तरीके से पजल्ड नहीं होता है, तो मान के चलो आगे की जो केस है वहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बच्चों आगे के केस सिंपल है, ये नहीं कि अलग अलग कंडीशन, सिंपल केस है सिर्फ। तो बच्चों मेरे हिसाब से शायद अब 16.3 में आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। बच्चों 16.3 के लगभग क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं, जहाँ कईयों की कैलकुलेशन आपके लिए जरूर छोड़ी है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के जो भी केस बन सकते हैं वो सारे केस बना दिए, कंडीशन बता दी, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा वो सारी बातें बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेरी तरफ से आपकी जो 16.3 है वो कंप्लीट है। हाँ बच्चों एक बात याद रखना, 16.3 से 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि जो आपकी 16 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो 7 मार्क्स का है, यानी 7 नंबर का है। 2 क्वेश्चन उससे बच्चों आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 6 नंबर का, यानी 1 और 6 के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, इससे कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, हमें अब बहुत स्पीडली हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब जो बच्चों आगे एक आता है वो आता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। मैं देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो अपने डैश को थ्रो किया, सॉरी कॉइन को मान लो 3 बार थ्रो किया अपने कॉइन को 3 टाइम, तो उसमें हेड की अभी तक आपने जो केस लिया था वो ये लिया था या तो 3 टाइम का ले लिया, या 2 टाइम का, या 1 का, या 0 का। लेकिन अब क्या करना, आपको सारे केस लेने हैं भाई, बस यही रैंडम वेरिएबल है, यानी जो x की पॉसिबिलिटीज है वो पहले तो क्या था भाई x का एक फिक्स वैल्यू दिया होता था कि x की वैल्यू 2 है 3 है, लेकिन अब क्या होगा आपको सारी वैल्यू लेनी है x की जितनी भी पॉसिबल है, 0 1 2 3 सभी को लेकर हमें एक टेबल तैयार करनी होगी और उस टेबल के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार आपका इतना ही काम है कि आप 16.3 तक को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में रैंडम वेरिएबल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और नई नई बातें। अब बच्चों कैलकुलेशन को कम रहेगा, माइंड एक्स्ट्रा कम लगाना है, यानी कंडीशन सिंपल होगी, सिर्फ थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया होगी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, बाकी मेरे हिसाब से बच्चों कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।